तो आज की सुबह सर्वाइव की पहली सुबह होने वाली थी। जून वू जो एक लाइव स्ट्रीमर था, उसके कमरे को दिखाकर कहानी की शुरुआत की जाती है। जून गेमर था तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी सुबह तो 10 बजे के बाद ही होने वाली थी। घर में उसके पेरेंट्स मौजूद नहीं थे, वो जून को अकेला छोड़कर बाहर चले गए थे और घर में खाना भी उतना पर्याप्त नहीं था। इस कारण जून की माँ ने एक नोट में जून के लिए लिखा था कि वो क्रोशीज से सामान ले आए, पर उसे इसकी परवाह कहाँ थी और जून फिर से गेम खेलने चला जाता है। तभी स्ट्रीम में जून की 18 मिनट की चीखने की आवाज आती है जो जून को टीवी देखने के लिए कहता है, पर टीवी देखने से पहले ही सारे सिग्नल अचानक चले जाते हैं और बाहर देखने पर पता चलता है कि सभी लोग भागा दौड़ी करना शुरू कर चुके थे। कोई भी एक दूसरे की परवाह नहीं कर रहे थे, उन्हें बस अपनी परवाह थी और सभी एक दूसरे को भीड़ में कुचले जा रहे थे। और उसी भीड़ में कुछ लोग एक दूसरे के ऊपर झपट्टा मार रहे थे, जैसे कि लगे कि वो एक दूसरे को मार ही डालेंगे। भीड़ में ही एक माँ थी जिससे उसकी बेटी मिलना चाहती थी, पर तभी उसकी बेटी अपनी माँ को ही दांतों से काट कर इन्फेक्ट कर देती है। तभी जून के घर के दरवाजे को कोई काफी जोर से खटखटाता है। अब तक जून को पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है, जिस कारण वो अपने दरवाजे खोल देता है। दरवाजे को खोलने पर एक आदमी जबरदस्ती उसके घर में आ जाता है। ये आदमी जून के अपार्टमेंट के बगल वाले अपार्टमेंट में रहने वाला व्यक्ति था, पर यह कोई भी हो, जून को उसकी हरकत ठीक नहीं लगती। पर वो आदमी काफी ज्यादा डरा हुआ दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे पड़ा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके घर में उसकी माँ इन्फेक्ट हो चुकी थी और उसका भाई भी इन्फेक्टेड था और उसका भाई उसे काटना चाहता था। पर जून नहीं चाहता था कि कोई भी स्ट्रेंजर उसके घर में आकर रहे, इसीलिए वो यहाँ से उसे जाने के लिए कहता है। वो आदमी वॉशरूम के बहाने थोड़ी देर रुकने की सोचता है। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि सियोल के एक शहर में एक वायरस फैल चुका है जिसमें लोग अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं, जिसमें लोग एक दूसरे को काटने, मारने या फिर खाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों की मानसिक शक्ति काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो तेज आवाजों पर काफी रिएक्ट करते हैं। इन्फेक्ट हुए लोग आम जनता पर भी अटैक कर रहे थे और इन्फेक्ट हुए लोग की पहचान उसकी आंखों से भी की जा सकती थी। अगर किसी के आंखों से ब्लड आता है इसका मतलब वो इन्फेक्टेड है और सभी सर्वाइवर्स को वार्निंग दी जाती है कि पर्याप्त साधन लेकर वो घर में बंद हो जाएं और जितनी जल्दी हो सके वो मदद भेजेंगे। पर जून के पास तो पर्याप्त साधन था ही नहीं। पर अब जून चौकन्ना हो चुका था। तभी वो आदमी बाहर आ जाता है जिसकी आंखों में देखकर कहा जा सकता है कि वो इन्फेक्टेड था। पूरी तरह बदलने से पहले जून उसे बाहर ढकेल देता है, जिसकी हालत दूसरे ज़ॉम्बीज़ अच्छी तरीके से बिगाड़ देते हैं। जून अब बुरी तरीके से घबरा चुका था। वो अपने पेरेंट्स को कॉल करने की ट्राई करता है पर सिग्नल काफी ज्यादा वीक थे। जून के पिता का अंतिम मैसेज था कि हालात को देखकर लगता नहीं कि वो आज घर आ पाएंगे और वो वहीं पर सेफ है, और उनका कहना था कि जून भी सरवाइव करे, यू मस्ट सर्वाइव। यह उनकी लास्ट टेक्स्ट मैसेज थी और यही मैसेज को अपने फैमिली पिक में लगाकर वो खुद को मोटिवेट करता है। पर घर में बचे खाने को देखकर लगता नहीं कि यह मोटिवेशन एक हफ्ते से ज्यादा चलेगी और ऐसे ही एक रात बीत जाती है। अगली सुबह जून सोशल मीडिया की हेल्प से एक पोस्ट तैयार करता है जहां उसका एड्रेस लिखा था और वो उसे पोस्ट कर देता है। पर टीवी में ज़ॉम्बीज़ की हरकतों को देखकर जून काफी घबरा रहा था। अब जून तो लाइव स्ट्रीमर था, इसलिए उसके पास 2-3 ड्रोन तो मौजूद थे जिससे वो बाहर की हालात को देखने की कोशिश करता है। पर बाहर देखने पर लग नहीं रहा था कि इस बिल्डिंग में और भी कोई बचा होगा और उसी शाम वो फिर अपने गेम में लग जाता है। अब काफी देर हो चुकी थी। उसी रात एक पुलिस ऑफिसर सरवाइव करते हुए सड़क में आ चुके थे, पर एक छोटी सी गन इस हालात को कितना संभालने वाले थे। ऊपर से गन के साउंड सुनकर और भी ज़ॉम्बीज़ वहां अट्रैक्ट हो रहे थे और उस पुलिस को भी घेर लिया जाता है। जून उसकी मदद तो करना चाहता था पर वो आवाज करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। पर आवाज करने से उसके ही बिल्डिंग वाले ज़ॉम्बीज़ इससे अट्रैक्ट हो रहे थे। जून सेल्फ डिफेंस के लिए एक गोल्फ स्टिक अपने हाथों में ले लेता है, पर वो ज़ॉम्बी इतना अग्रेसिवली मूव कर रहा था जिसके फ्रिज के गेट से खुल जाते हैं, पर जब वो बंद होता है तभी जून उसे रोकने की कोशिश तो करता है पर वो नाकाम होता है, जिस कारण जून भागकर अपनी बालकनी के पास आ जाता है और नीचे कूद जाता है, जिसे देख वो ज़ॉम्बी भी नीचे चला जाता है। पर जून रेलिंग में ही लटका हुआ था और वो पुलिस भी अब ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुकी थी। जून को अब अच्छे से अपने गेट्स को बंद रखना होगा अगर वो बचना चाहता है तो, और थोड़ा धीरे धीरे। अब ऐसे ही 7 दिन बीत चुके थे। मजबूरन जून को अपने पिता के कलेक्शन के बोतल से कुछ घूंट मारना पड़ता है
ताकि उसे हिम्मत रहे, और टीवी में देखने से उसकी भूख भी बढ़ रही थी और वो खुद को रोक नहीं पाता और अपने लास्ट सप्लाई को भी फिनिश कर जाता है। और अब टीवी में भी कुछ नहीं आ रहा था, बस कुछ नोटिफिकेशंस बार बार आ रहे थे जिसमें लिखा था कि सभी लोग घर में ही रहें, पर्याप्त साधन रखें। पर इन्होंने तो पर्याप्त साधन क्या, अपना सारा साधन ही खत्म कर चुके थे। अब मोबाइल में भी कुछ करने को था नहीं। तभी उसकी नज़र रेडियो पर जाती है और सियोल के शहर में एक FM रेडियो फ्रिक्वेंसी थी जहां इमरजेंसी अनाउंस किया जा सकता था। पर रेडियो यूज करने के लिए भी उसे 3.5 mm का जैक की जरूरत थी। पर जून के पास तो सब कुछ वायरलेस ही था। अब 15 दिन बीत चुके थे। अब जून को हेलोजिनेशन होता है कि उसके परिवार वापस घर आ चुके हैं, पर यह बात उसे और ज्यादा दुखी कर रही थी। जून अपने पेरेंट्स से बात करना चाहता था, जिस कारण वो जुगाड़ तैयार करके रेलिंग में लटक जाता है, जहां उसे कुछ वॉइस मैसेज भी मिलते हैं जिसमें उसके परिवार की वॉइस थी, जहां साफ पता चल रहा था कि उसके पेरेंट्स पर भी अटैक हो चुका है और अब शायद वो भी इन्फेक्ट हो चुके हैं। गुस्से में आकर जून इमोशनली गोल्फ स्टिक लेकर ज़ॉम्बीज से लड़ने बाहर चला जाता है। कुछ ज़ॉम्बीज को तो वो मार भी लेता है और वहीं वो आदमी भी मौजूद था जो दूसरों की मांस खा रहा था। पर वहीं और ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं, जिसे देख जून अपने आप को संभालता है और शोर किए बिना उनके सामने ही छिप जाता है। जून के अपार्टमेंट के पास भी कई सारे ज़ॉम्बीज मौजूद थे। जून दबे पाव वापस अपने घर की ओर चला जाता है और अब वो राहत की सांस लेता है। पर अब 20 दिन बीत चुके थे। जून अब हार चुका था। वो अब सब कुछ खत्म करना चाहता था। ऐसी सिचुएशन में हमें भी लगता है कि काश दुनिया में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो जाए और हम अकेले इस दुनिया में बचे। पर खुद को जून की जगह पर रख कर देखो, इमेजिन करो लोग टूट जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं। खैर तभी एक उम्मीद की किरण लेजर लाइट की तरह चमकती है जो इशारा करती है कि उसे ऐसी कदम नहीं उठाना चाहिए, और जून उस तार को खींच कर तोड़ देता है। बालकनी से देखने से पता चलता है कि अगले बिल्डिंग पर एक लड़की मौजूद है जो अभी भी इन्फेक्ट नहीं हुई थी, और इस कारण जून काफी ज्यादा खुश होता है। दोनों तय करते हैं कि वो एक दूसरे को वापस 7 बजे मिलेंगे। तब सभी ज़ॉम्बीज रेस्ट मोड में होते हैं। ये लड़की यूबिन थी और ये भी अपने परिवार में एक लौती बच्ची थी, और इसने काफी समझदारी से अपने साधनों का इस्तेमाल किया था। यहाँ तक कि उसने अपने बोतल में पानी के घूंटों को भी लिख रखा था, और उसके घर के गेट के पास ही एक ट्रैप भी मौजूद था ताकि अगर कोई ज़ॉम्बी जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करे तो वो उस ट्रैप में फंस जाए। अगली सुबह जून की नींद खुलती है, पर 11 बजे। जानते ही हैं गेमर, पर फिर भी वो बैल्कनी से यूबिन को देखने की कोशिश करता है जो जून पर ही अपने दूरबीन से नजर रख रही थी। दोनों खुद को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी के जरिए। तभी यूबिन के दरवाजे से आवाज आती है और दोनों अगली सुबह फिर से मिलने की बात करते हैं, और यूबिन के दरवाजे को देख पता चलता है कि उसके ट्रैप में एक ज़ॉम्बी फंस चुका था जिसे काफी बेरहमी से मार दिया जाता है। और उसी रात कुदरत रहम कर बरसात करती है जिसे दोनों अपने बर्तनों में जमा करते हैं। तभी यूबिन की नज़र ऊपर वाले फ्लोर पर पड़ती है, यानी कि 8th फ्लोर पर, जहां एक भी ज़ॉम्बी मौजूद नहीं था, यानी कि वो सेफ एरिया था। अगली सुबह जून 6:30 से ही 7 बजने का इंतजार कर रहा था। 7 बजने पर ही जून का पेट काफी ज्यादा तेज दर्द करने लगता है क्योंकि वो भूखा था। यूबिन उसे कुछ नाश्ता देना तो चाहती थी, पर कैसे, जिस कारण वो एक बॉल में रस्सी बांधकर उसके तरफ फेंकती है, पर वो पहुंच ही नहीं पाती। जून के पास दूसरे अच्छे आइडियाज थे। वो एक रस्सी के सिरे को अपने ड्रोन में बांधकर यूबिन तक पहुंचा देता है और इस तरह जून तक नाश्ता पहुंच जाता है। पर फर्स्ट टाइम में जो रस्सी यूबिन ने फेंकी थी वो अब तक नीचे ही थी, जिस पर एक ज़ॉम्बी की नजर चली जाती है जिसे वो खींचने का ट्राई करता है। यूबिन उसे खोलने तो जाती है, पर इस चोट के बाद वो बेहोश हो जाती है। अब ज़ॉम्बीज ऊपर आने वाले थे। जून उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश तो करता है पर नाकाम होता है। जून अपने ड्रोन्स को भी भेजता है, पर इससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला था। और जब वो ज़ॉम्बी रेलिंग तक पहुंच चुका था तभी यूबिन को होश आ चुका था और यूबिन उसके हाथ काट देती है। अब जून के पास थोड़ा तो खाना था पर पर्याप्त नहीं, जिस कारण वो मोटे कपड़े पहनकर तैयार था बाहर कुछ जुगाड़ करने के लिए। बाहर आने पर जून उसी आदमी को देखता है जो कुछ दिन पहले उसके घर आ गया था। उसके पॉकेट में उसके अपार्टमेंट की चाबी मौजूद थी जिसे लेकर वो उसके घर चला जाता है, पर वहाँ एक लाश मौजूद थी जो उस आदमी की माँ थी। कंफर्मेशन के बाद जून बिना टाइम गवाए अपने लिए खाना बैग में ले लेता है और वहीं रखे फोटोज को देखने पर पता चलता है कि ये आदमी एक क्लाइंबर था और वहीं उसे 3.5 mm की जैक भी मिल जाती है। जून उस आदमी का मोटा कोट अपने लिए ले लेता है और वहीं वॉकी टॉकी भी रखी थी जो काम कर रही थी। जून सारे सामान को लेकर जाने ही वाला था कि तभी
उस आदमी का भाई जो इन्फेक्टेड था वो जून पर हमला कर देता है और उसी की माँ की लाश को शील्ड बनाकर वो वहाँ से जैसे तैसे भाग निकल जाता है। घर आते ही जून डिसाइड करता है कि वो कुछ खाने का सामान और वॉकी टॉकी यूबिन को भी दे दे और सुबह जून की नींद उसी वॉकी टॉकी से खुलती है। अब दोनों के बीच बातें भी होने वाली थी। जून उसे शुक्रिया कहता है क्योंकि उसके वजह से आज जून जिंदा था, पर असल में जून भी कारण था यूबिन के जिंदा रहने का, क्योंकि उसने भी जून की तरह सब कुछ खत्म करने का सोच लिया था। पर इस टॉपिक को चेंज करते हुए दोनों एक साथ नूडल्स बनाकर एंजॉय करते हैं और बात करने के दौरान यूबिन जून को बताती है कि 8th फ्लोर में अभी भी कोई ज़ॉम्बी मौजूद नहीं है, शायद वो अभी सेफ है, और दोनों वहां जाने का प्लान करते हैं। दोनों सामान बाग भागने का प्लान बना चुके थे, पर गेट से नहीं बल्कि बालकनी से। और यहाँ यूबिन का असल हिम्मत हमें देखने को मिलता है, जो बिना डरे अकेले सभी ज़ॉम्बी का सामना कर रही थी। और वहीं पर पुलिस का गन भी पड़ा था, पर उसे चलाने से पहले ही ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देते हैं, पर जून उसकी मदद करने के लिए नीचे आ चुका था। अब दोनों साथ मिल चुके थे, दोनों मिलकर सामना करते हैं इन ज़ॉम्बीज़ का, और जैसे तैसे वो उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और दोनों आशा करते हैं कि 8th फ्लोर में कोई भी ज़ॉम्बीज़ ना हो। वहां जाने पर सब कुछ शांत तो था, पर कोई भी गेट्स खुलने के लिए तैयार नहीं थे, और तभी एक ज़ॉम्बी इन्हें देख लेता है और देखते ही देखते और भी कई ज़ॉम्बीज इसके आवाज़ से अट्रैक्ट होने लगते हैं। जून उन्हें रोकने की कोशिश करता है और यूबिन दरवाजे खोलने का ट्राई कर रही थी। तभी एक उम्मीद का दरवाज़ा खुलता है और ये आदमी इनकी मदद कर इनकी जान बचा लेता है। ये आदमी इनके साथ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा हो रहा था। पहले तो जान बचाई, फिर घर में जगह दी, फिर पानी भी दिया, अब खाने के लिए भी पूछ रहा था, जिस कारण यूबिन को इस पर शक हो रहा था। पर उस आदमी को पानी पीता देख दोनों भी पानी पीते हैं और खाने की परवाह किए बिना वो उस पर टूट पड़ते हैं। पर यूबिन जानबूझकर ज्यादा नहीं खाते और वो आदमी इन्हें एक खुशखबरी सुनाता है। उसके यहाँ इसके फोन पर सिग्नल आ रहा है और न्यूज़ से पता चलता है कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द रेस्क्यू टीम को भेजने वाली है, और इस न्यूज़ से दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। दोनों राहत की सांस लेते हैं, पर तभी जून बेहोश हो जाता है और यूबिन भी डिजी फील कर रही थी, और वो आदमी उनके हाथों को बांध यूबिन को एक दूसरे कमरे ले जाता है जहां उस आदमी की वाइफ मौजूद थी जो कि इन्फेक्टेड थी। वो आदमी अपनी वाइफ को बांध कर रखा करता था, वो उसे जाने भी नहीं देना चाहता था। इसका मतलब वो काफी ज्यादा अपनी वाइफ से प्यार करता था, जिस कारण उसकी वाइफ काफी ज्यादा भूखी थी। इसका मतलब वो यूबिन को अपनी पत्नी के लिए खाने की तरह भेज चुका था। यूबिन काफी चीखती है और तब तक जून को होश आ चुका था। तभी वो आदमी उस रस्सी को छोड़ देता है, जिसे रोकने के लिए जून गन छोड़ उस डोर को खींचने की कोशिश करता है, पर जून से वो रस्सी भी छूट जाती है और अंदर सब कुछ शांत हो जाता है, जिसे देखने के लिए वो आदमी डोर्स खोल देता है। और वहीं उसकी वाइफ यूबिन के कंट्रोल में थी और वो यूबिन को छोड़ अपने हस्बैंड पर कूद जाती है और उसे भी इन्फेक्ट कर देती है। और मौका देख यूबिन के पास गन आ चुका था और मजबूरन दोनों को मारना पड़ता है। पर गन की आवाज सुन बिल्डिंग के सभी ज़ॉम्बीज इनके तरफ भागने लगते हैं। अब यूबिन भी थक चुकी थी, इन्हें लगता है कि अब ये नहीं बच पाएंगे, जिस कारण वो एक दूसरे को मारने की सोचते हैं, और इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। पर तभी उन्हें चॉपर की साउंड आती है और ये आखिरी होप थी जिसमें इन्हें जी जान से लड़ना होगा। दोनों गैस पंप फेंक लड़ाई की शुरुआत करते हैं और यूबिन शॉपिंग कार्ट की मदद से रास्ते बनाती है और दोनों का रास्ता अब क्लियर था। रूफ में जाने पर यूबिन मुश्किल में आ चुकी थी, जिसे बचाने के लिए जून कूद पड़ता है। अब जून साइकिल की मदद से ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश करने वाला था। यूबिन रूफ में जाकर चॉपर को सिग्नल देने वाली थी, पर छत में जाने पर यूबिन को कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं दिख रहा था। जून भी उस साइकिल की मदद से ज़ॉम्बीज़ को वहीं गिरा देता है और रूफ में पहुंच जाता है। पर अब क्या, चॉपर्स तो थे ही नहीं, और इस बात से गुस्सा होकर जून काफी तेजी से चीखता है, देयर आर सर्वाइवर्स हियर, वी आर स्टिल अलाइव। पर ये भी तो अलाइव थे। जून उन्हें गन की मदद से रोकने की कोशिश तो करता है, पर गन में भी बस 2 ही बुलेट्स मौजूद थी। और तभी एयरफोर्स बिल्डिंग के नीचे से आती है जो इनकी मदद करने वाली थी, और अंत में इन दोनों को बचा लिया जाता है। और रेंज के बाहर जाते ही रेडियो में न्यूज आती है, केमिकल एक्सप्लोजन और एक्सपेरिमेंट्स के बाद ऐसा कुछ पहली बार सियोल के शहर में हुआ था, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी, और रेस्क्यू टीम एक बार फिर वहां भेजी जाएगी, पर अभी नहीं, अगली मूवी। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये बताना ना भूलें। और अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि मूवी में थोड़ा दिखाना चाहिए था कि ज़ॉम्बी आखिर ज़ॉम्बी बने कैसे, इसका रियल रीज़न क्या था। खैर, अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे कोई भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे छूट ना पाए। मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए टिल देन शुभ रात्रि।